योगी आने वाला है। मोदी, तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। हम जवाब देंगे, जिंदगी गुजर गई चाय बनाने में, लेकिन चाय क्या होती है, कैसी बनती है। चाय 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 की पत्ती, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। हम बोलेंगे 20 तारीख को पतंग पतंग पतंग। क्या गारंटी है? पूरी गारंटियों का दौर चल रहा है। हमारे पास भी 6 गारंटी आई, कर्नाटक में भी गारंटी आई, हरियाणा में भी गारंटी आई। मिस्टर मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी, वाह वाह, ठीक है भाई, वहां भी गारंटी, यहां भी गारंटी, इनकी भी गारंटी, उनकी भी गारंटी, चाय वाले की भी गारंटी। गारंटी तो है। लेकिन ये गारंटी है ना, ये यहां मौजूद ये लोगों का सवाल है, क्या शरद पवार गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप मोदी के साथ नहीं जाएंगे? देंगे? क्या अजीत पवार साहब आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप शरद पवार के पास दोबारा वापस नहीं जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप फिर चाय वाले के पास चाय की प्याली लेके नहीं जाएंगे? क्या शिंदे गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद वो ठाकरे के पास दोबारा नहीं जाएंगे? नेहरू और गांधी क्या इस बात की गारंटी देंगे कि वो कभी भी बीजेपी और मोदी के साथ नहीं जाएंगे, हिंदुत्व के साथ नहीं जाएंगे? अरे आज कांग्रेस का शिवसेना के साथ इत्तेहाद करना यह है, इस बात को बोलना है, इस बात को तस्लीम करना है कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व पॉलिटिक्स हम में है और हम हिंदुत्व पॉलिटिक्स को कबूल करते हैं। डायरेक्टली तो कबूल नहीं किए, इनडायरेक्टली कबूल कर लिए। कोई ऐसा खाता है तो कांग्रेस ऐसा खा रही है। मुंबई में एक बहुत दुनिया के अमीर तरीन आदमी का बहुत लंबा घर है, बहुत बड़ा घर है ना, वो वक्फ का दिला दो ना हमको। कोई नहीं बोलेंगे, नहीं नहीं उसके बारे में नहीं बोले। अरे क्यों नहीं बोलते? वो यतीम खाने के ऊपर, जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, यतीम खाने के ऊपर अपना घर बना लिया। मोदी जी, आप यतीम खाने के घर में, उस शख्स के घर में शादी की मुबारकबाद देने गए। मोदी जी, क्या आपको तकलीफ नहीं हुई? यतीमों के जगह पर जिसने अपना घर बना लिया, आप वहां पर चले गए। जो यतीम खाना था आगा खानी लोगों का, वहां पर उसने अपना महल तामीर कर लिया। और यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट बोल रहे, मैं ये ले लूंगा, मैं वो ले लूंगा। अरे बाबू, तू क्या क्या लेगा बता दे। एयरपोर्ट तेरा, माने इनका माने दे दिए, पोर्ट तेरा, रोड तेरी, सब तेरी। अब तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वाले बोलेंगे, बेटा तेरे को सांस लेना है तो टैक्स दे दे। आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी का कत्ल कर दिया गया, गोली मारकर। मुंबई में बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी गई। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में कि 3 बार का एमएलए बाबा सिद्दीकी, उसको गोलियां मार देते हैं, 6-6 गोलियां मारते हैं। बताओ नरेंद्र मोदी, बताओ अमित शाह, बताओ शिंदे, बताओ फडणवीस, कैसे बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई?
अरे बताओ अजीत पवार, वो तो तुम्हारी पार्टी का था, तुम अपनी पार्टी के आदमी को नहीं बचा सकोगे तो तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? नहीं नहीं, हम इतने दिन में पकड़ के दिखाएंगे। किसको पकड़े तुम? कहां है असल करने वाला? तो हर 2 दिन को मीडिया में आता, पुलिस वहां गई, पुलिस यहां गई, पुलिस वहां गई। अरे क्या महाराष्ट्र की पुलिस बड़ी काबिल पुलिस है? महाराष्ट्र के पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, मगर क्योंकि मोदी का राज है इसलिए महाराष्ट्र की पुलिस को कमजोर करके रख दिया गया। और इसी कमजोरी की वजह से आज आप देखते हैं कि जुल्म पे जुल्म हो रहा है, जुल्म पे जुल्म हो रहा है। बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा गया? किसी के पास जवाब नहीं है। कोई बोलता है कोई जेल में बैठा है उसने मार दिया, कोई बोलता है नहीं वो फुला झगड़ा था उसने मार दिया। अरे सवाल ये पैदा होता है कि मारने वाले के पीछे दिमाग किसका है? वो दिमाग कौन है? तो बोलेंगे नहीं नहीं हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने पार्लियामेंट के अंदर मुझे भेजा। 2024 में जब हमें नाकामियों का सामना करना पड़ा तो यकीनन आप भी मायूस थे, मुझे भी अफसोस था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये लेकर आगे बढ़ा कि आज जो भी होता है, अल्लाह जो भी करता है वो बेहतरी के लिए करता है। जो भी फैसला अल्लाह का होता है उसमें उसकी रजामंदी होती है। शायद हो सकता है कि अल्लाह ने वहां नाकामयाब किया था तो यहां कामयाब करने वाला है। अल्लाह ने यह सोचा होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में अकेले संभाल सकते हैं। असद साहब का वो बयान आज भी मेरे मोबाइल में है, जब असद साहब ने कहा था कि मुझे अफसोस है कि मेरा बाजू इम्तियाज जलील मेरे साथ में नहीं है। दोस्तों, मैं आज पूरे यकीन, पूरी जिम्मेदारी, एक सच्चाई के साथ मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं। लोकसभा का इलेक्शन हारने के बाद मैंने असद साहब से कहा था कि असद साहब, मैं 10 साल यह आवाम ने मुझे अपने दिल में बसा कर रखी है, अपने कांधे पर बिठाकर मुझे 10 साल रखी है, अब किसी और को मौका देंगे। लेकिन असद साहब ने मुझसे कहा था कि इम्तियाज, आज महाराष्ट्र के अंदर जो हालात है, महाराष्ट्र के अंदर जो फिरका परस्ती है, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपना हुक्म दिया कि किसी भी हालत के अंदर तुम्हें महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर जाकर इन लोगों की आवाज बनना है और लड़ना है हुकूमत। मेरे ऊपर तो मैंने भी क्या बोला, ईंट का जवाब। जिसको समझना था वो समझ गया। हुकूमत को हम एक पैगाम देने के लिए गए थे मेरे भाई। वो पैगाम था, बनकर तूफान, बगावत का सैलाब आएगा, अगर जुल्म हद से बढ़ेगा तो इनकलाब आएगा। मेरे भाई, इस इलेक्शन के अंदर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितने मुसलमान उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, उनकी लड़ाई शिवसेना से नहीं है। जहां 4 लोग जमा हो गए वहां बस इम्तियाज जलील, सिर्फ इसी का चर्चा। लेकिन हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। कितने पैसे बांटेगा अतुल सावे? कितने बांटेगा? बांट बांट के मुझे, दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि 28 में से 3 लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए, 10 लोग वापस हो गए। लेकिन कौन है ये वो 10 लोग? मैं नाम के साथ बताता हूं। समद बागवान इलेक्शन में क्यों खड़ा है? बोले मार्केट यार्ड में मैं फोन करता हूं तो कचरे की गाड़ी आती है, इसलिए मुझे एमएलए बनना है। मैं ऐसे लोगों को आपके सामने लाना इसलिए चाहता हूं कि कल 3 बजे तक जब वापस लेने का फॉर्म वापस लेने का वक्त था, मेरे लोग
जा जाकर गिड़गिड़ा रहे थे। जानते हैं उस शख्स ने क्या जवाब दिया? अगर 5 लाख रुपए देंगे तो बैठता हूं, नहीं तो जल्दी बोलो, भाजपा वाले मुझे फोन कर रहे हैं इससे ज्यादा देने के लिए। यह दौर में हम आ गए हैं कि जहां कौम के 10-15 लोग पूरे लाखों लोगों की दलाली करने के लिए निकले हुए हैं। हर इलेक्शन के अंदर इलेक्शन को धंधा बना दिया गया है। बार बार 18 उम्मीदवार। मैं तो सलाम करता हूं एसडीपीआई के मेरे भाई कलीम को, जिसने खुद से कहा कि मैं बैठूंगा आपके लिए, कौम के लिए। कहां है? हाथ बताइए। मैं सलाम करता हूं ऐसे नौजवानों का। मोइन साहब भी है वेलफेयर पार्टी के, जो खुद से बैठ गए। इम्तियाज जलील, जो खराब हो रहा है, मैं तो पत्थर हो गया हूं। जहां पर भी आईना फूटता है इल्जाम मेरे को आ जाता है। इम्तियाज जलील वहां इतने सीट क्यों खड़े करा, यहां इतने कम क्यों खड़े करा? 288 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर। असद साहब ने ऐलान किया, हुक्म दिया कि सिर्फ हम 16 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। यहां पर भी मैं सलाम करता हूं ऐसे नौजवानों का जो अपने कायद के फैसले के ऊपर लब्बैक कहते हैं। और ऐसा ही सलाम मैं करता हूं मेरे छोटे भाई समीर साजिद का, जिसने समीर साजिद भी नाराज हुआ, उसे भी थोड़ा गुस्सा आया। जानते हैं, जिस दिन असद साहब का फैसला आया उसके दूसरे ही दिन शहर के जितने भी मजलिसी मुखालिफीन हैं, उन्होंने समीर को फोन किया और कहा कि अब तू हमारे साथ आ जा, हम दिखाएंगे मजलिस को, हम बताएंगे असद साहब को, अकबर साहब को और इम्तियाज जलील को। लेकिन ये नौजवान लड़के ने कहा कि मैं पहले भी मजलिस में था, आज भी मजलिस में हूं और कल भी मजलिस में रहूंगा। समीर भाई, तुम्हारी कुर्बानी मजलिस भूलेगी नहीं। इलेक्शन जिस दिन खत्म होगा, इंशाल्लाह दूसरे ही दिन तुम्हें महाराष्ट्र की एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी इंशाल्लाह। मेरे भाइयों, कुछ उम्मीदवार आप देख रहे होंगे टिकट नहीं दिए। टिकट तो हमने इसे भी नहीं दिए, टिकट तो हमने कई लोगों को नहीं दिए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम अब मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ तुम महफिलें सजा रहे हो? तुम्हारी जबान खुलने से पहले यह सोच लिया करो कि इतने साल तक तुम्हारा हमारा एक रिश्ता था, अचानक एक ही दिन के अंदर टिकट नहीं, तो इम्तियाज जलील बदमाश, असदुद्दीन अवैसी इनके लिए काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। इंशाअल्लाह औरंगाबाद की आवाम बताएगी, जो मजलिस के खिलाफ जाएगा अपनी जमानत भी बचा कर लेकर आ गया तो बहुत बड़ी बात समझ लेना। यह वो शहर है जिसने हिंदुस्तान को इत्तेहाद क्या होता है यह बताया। हिंदुस्तान के बाहर भी लोग औरंगाबाद की एक पहचान इत्तेहाद के नाम से जानते हैं मेरे भाइयों। और आज उसी इत्तेहाद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पैसा भारतीय जनता पार्टी दे रही है। पैसा नासिर के खिलाफ एकनाथ शिंदे की तरफ से आ रहा है कि इनको खरीदो, इनके वोटों को तकसीम करो, इनको बांटो। ये लोगों ने शायद मेरा डायलॉग सुना नहीं है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, नरेंद्र मोदी बाजार में कुत्ते और बिल्लियों के बच्चे बिकते हैं, शेर के बच्चे बाजारों में बिकते नहीं। ये बाजारों में खरीदे नहीं जा सकते हैं। आज मीडिया वाले ने आकर कहा, आपको पता है
औरंगाबाद की ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मायने रखती है और आपको हराने के लिए बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। मैंने कहा कौन आने वाला है, तो बोले योगी आने वाला है। मैं बोला अच्छा टकलो यहां पर भी, लेकिन एक बात याद रखना टकलो, भाषण के बाद कटकट गेट में आके नान खलिया खा के जरूर जाना मेरे भाई, बहुत मजा आएगा। और योगी पे क्यों खत्म, लाओ जिसको लाना है। इतनी एक बात गारंटी के साथ कहता हूं, जहां तक नजर जा रही है, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, पूरे के पूरे आ जाओ, इतने जमा करके दिखाओ। ये अकेले किसके नाम पे आए हैं मालूम है? ये अकेले किसके लिए आए हैं? मेरा अकबर। 10 साल का इंतजार खत्म होने वाला है, पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। मैं अब आपसे इजाजत लेता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि 20 तारीख के दिन आप सबको निकलना है, मजलिस को कामयाब करना है। और हां, जाते जाते इतना कहना चाहता हूं, अकबर भाई का ये एक ही जलसा नहीं है, अभी 2 बार और आने वाले हैं। आज टेस्ट मैच खेलेंगे, दूसरे में वनडे खेलेंगे और तीसरे में T20। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर इससे के पहले जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, मैं उनको यहाँ पर आवाज दो। मैं अकबर साहब, आली जनाब इम्तियाज जलील साहब से गुजारिश करता हूँ कि पार्टी का मैनिफेस्टो बनाया गया है, उस मैनिफेस्टो का जो है तो इस मौके पे यहाँ पर इजरा किया जाए। नारे तकबीर।